हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी यूनिट के पार्ट 2 के क्वेश्चंस देखेंगे, जिनमें से हम अभी भी लेंदी क्वेश्चंस को ही वो कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज क्राई प्रोटीन एंड हाउ इज इट ऑब्टेन्ड, हाउ इज इट यूजफुल फॉर ह्यूमन। हमको पता है क्राई प्रोटीन्स जो हैं, क्राई प्रोटीन जो है बेसिकली बहुत बड़ी क्लास है प्रोटीन की। इसमें से दो मेजर क्राई प्रोटीन्स के बारे में हम पढ़ते हैं। एक तो है क्राई 1AB और दूसरा है क्राई 2AB प्लस क्राई 1AC। ठीक है, ये जो क्राई 1AB है, ये वाला जो जीन है, ये हम कॉटन बॉल वॉर्म्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, कॉटन बॉल वॉर्म्स। जबकि ये जो है, ये हम कॉर्न बोरर से प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, कॉर्न बोरर्स। ठीक है, अब ये है क्या, ये जो क्राई प्रोटीन्स हैं ये स्पेसिफिक जीन्स से बनते हैं, जिनको हम लोग क्राई जीन्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जो बैसिलस thuringiensis में जो हमने डिस्कस किया था, बैसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया है जिसके जीन में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है जो कि एक बहुत ही हेल्पफुल प्रोटीन बनाता है हमारे लिए, जो कि प्रोटॉक्सिन होता है, जो प्लांट को हार्म नहीं करता, जो किसी और स्पीशीज को हार्म नहीं करता, लेकिन जिसके लिए वो स्पेसिफिक है, जिसके लिए वो स्पेसिफिक हार्म करने के लिए सिर्फ उसको हार्म करता है। ऐसे जो एप्लीकेशंस होते हैं, इनको हम स्पीशीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम एप्लीकेशंस बोलते हैं। तो ये जो प्रोटॉक्सिन है, ये प्रोटॉक्सिन बेसिकली करता क्या है कि जब जो भी लार्वा इंजेस्ट करता है इस प्रोटॉक्सिन को, तो वो लार्वा के मिड गट में जाकर के, उसके जो अल्कलाइन पीएच है स्टमक का, उसमें जाकर के ये एक्टिवेट हो जाता है और मिड गट के एपिथेलियल सेल को हार्म करके उसमें पोर्स बनाना शुरू कर देता है, जिसके कारण जो लार्वा है उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से हम जो हमारे कॉटन प्लांट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं बॉल वॉर्म से। तो क्राई CRY प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन है, ये एक स्पेसिफिक जीन से मिलता है। ये जो हमने एग्जांपल देखे इसके, ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पूछने के पूरे चांसेस होते हैं इसके। राइट द नेम्स ऑफ द एंजाइम यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग दैट एक्ट एज मॉलिक्यूलर सीजर्स। हमने डिस्कस किया था, मॉलिक्यूलर सीजर्स रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को बोलता है, और इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन करके ये कंक्लूड किया कि बैक्टीरियोफाज जो इकोलाई में डिसीज कॉज करता है, इकोलाई के पास दो एंजाइम्स होते हैं उस बैक्टीरियोफाज से बचने के लिए। पहला एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक सीक्वेंसेस पे कट करता था बैक्टीरियोफाज के DNA को, और जो दूसरा एंजाइम था वो मिथाइलेशन करता था, और ये दोनों तरीके से अपने आप को प्रिवेंट करता था इन्फेक्शन से। तो साइंटिस्ट ने वो उस एंजाइम को जो स्पेसिफिक जगहों पे कट करता था उसको आइसोलेट किया, उसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नाम दिया, क्योंकि वो DNA सीक्वेंस के मिड में स्पेसिफिक सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करके, जिन्हें हम आज रिकॉग्निशन साइट्स या फिर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस कहते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करके वहाँ पर कट करके उस DNA को इनएक्टिवेट करने का काम करता था, जिसका आज हम यूज़ करते हैं मॉलिक्यूलर सीजर के फॉर्म में। हम वेक्टर को और हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को सेम आरी से कट करते हैं ताकि सेम तरह के स्टिकी एंड्स या फिर ब्लंट एंड प्रोड्यूस हो सके, और जो कि बहुत ही ईजी करता है जब हम उनको DNA लाइगेज की मदद से जोड़ना चाहते हैं। तो यू हैव टू मेंशन द नेम्स। जो सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिराइव होता हिंट 2, जो इन्फ्लुएंजा वायरस से, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस से डिराइव किया गया था। इको R1 और बाम H1 आर द सम अदर एग्जांपल्स। व्हाट आर द स्पेसिफिसिटी ऑफ द मिल्क ऑफ ट्रांसजेनिक काउ रोजी। रोजी जो काउ थी ये 1997 में बनाई गई थी, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर आती है। रोजी काउ का जो मिल्क था, दिस मिल्क वॉज rich in अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन नाम के एक प्रोटीन से इनरिच था, जो कि नॉर्मल मिल्क में जो पाया जाता था उससे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस था। तो हमने एक ऐसा एनिमल बनाया, हमारे लैब में ही ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया, जिसके मिल्क में न्यूट्रिशियस कंटेंट जो था वो बहुत ज़्यादा था। तो अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन नाम का जो प्रोटीन था वो उस मिल्क में बहुत ज़्यादा था, और वो बहुत ज़्यादा सूटेबल था फॉर ह्यूमन बेबी कंजम्पशन देन नॉर्मल मिल्क। एक्सप्लेन जीन थेरेपी यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ ADA।
एडीए एक बीमारी थी जिसे कहते हैं एडिनोसाइन डीअमीनेज डिफिशियंसी। जिन जिन इंडिविजुअल्स को एडीए बीमारी होती है उनके अंदर ये एंजाइम नहीं बन पाता क्योंकि उनके जीन के उस पार्ट में म्यूटेशन हो जाता है। अगर ये एंजाइम नहीं बनता है तो इम्यूनिटी से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इंडिविजुअल्स को। सबसे पहले ये जो एडीए एंजाइम की जीन थेरेपी थी ये दी गई थी 1990 में एक 4 ईयर ओल्ड पेशेंट को। ठीक है, किया क्या था, एक जो लिम्फोसाइट्स थे, लिम्फोसाइट्स एक्सट्रैक्ट किए गए थे पेशेंट के ब्लड से। उन लिम्फोसाइट को इन विट्रो कंडीशन में ग्रो किया गया। उन लिम्फोसाइट्स में जेनेटिक चेंजेस लाए गए और एक cDNA मॉलिक्यूल जो फंक्शनल एडीए एंजाइम बनाने में केपेबल था उसको पेशेंट के लिम्फोसाइट के डीएनए के साथ इन्फ्यूज किया गया, लाइगेट किया गया। उसके बाद जब लैब में ग्रो कराया गया उस लिम्फोसाइट्स को जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए थे, तो वो एक सूटेबल यानी कि एक फाइनल प्रोडक्ट एडीए एंजाइम बनाने में केपेबल था। तो उन रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाले लिम्फोसाइट्स को हम पेशेंट्स के अंदर फिर से वापस इन्फ्यूज करते हैं और तब हम ये देखते हैं, ये कंक्लूड करते हैं कि जो पेशेंट जो पहले एडीए एंजाइम नहीं बना पा रहा था अब वो एडीए एंजाइम बना पा रहा है, एडिनोसाइन डीअमीनेज एंजाइम बना रहा है, जिसके कारण वो उसकी इम्यूनिटी काफ़ी इंप्रूव हुई है। लेकिन क्योंकि जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो इमॉर्टल सेल्स नहीं होते, वो मॉर्टल सेल्स होते हैं, यानी कि उनकी भी एक लाइफ टाइम होती है, वो कुछ टाइम पे जा करके उनकी डेथ हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है ये बार बार हमको करना पड़ेगा थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द पेशेंट। लेकिन अगर यही चीज़ हमने स्टेम सेल में एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टेम सेल्स के साथ करी होती तो ये एक परमानेंट क्योर हो सकता था। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एडीए जीन थेरेपी का जो एंजाइम है ये ईयर के साथ में यू हैव टू रिमेंबर। हाउ बायोटेक्नोलॉजी इज हेल्पफुल इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। सबसे मेजर एग्जाम्पल जो है वो रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन और जीन थेरेपी का है। वी डिस्कस जीन थेरेपी, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन, इन विट्रो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन था विद द हेल्प ऑफ हेट्रोलोगस होस्ट ई कोलाई। इसके अलावा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पीसीआर और एलाइजा की मदद से जब तक डिसीज बहुत ज़्यादा फैला नहीं है हम उसको बहुत ही अर्ली कैच कर सकते हैं। तो पीसीआर और एलाइजा आते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक के अंदर। एंड देन एडिबल वैक्सीन्स, बेसिकली वैक्सीन्स जो कि mRNA वैक्सीन्स भी हैं, ये सारी चीज़ें भी दे आर वेरी हेल्पफुल इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। Explain the process of amplification of desired DNA using PCR in detail। PCR का जो सबसे बेसिक स्टेप्स होते हैं वो 3 स्टेप्स के होते हैं, डीनेचुरेशन, एलीलिंग एंड इलोंगेशन। डीनेचुरेशन का सिंपल मतलब है कि जो हमारे पास जो सैंपल है डीएनए का, इसको एक बहुत ही हाई टेम्परेचर यानी कि 94 डिग्री तक के टेम्परेचर के साथ ट्रीट करके इसके दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं इनको अलग अलग कर देना। ठीक है, इसके बाद जो प्रोसेस है दैट इज एनीलिंग। एनीलिंग के प्रोसेस में ये थोड़े कम टेम्परेचर पे होता है। हम क्या करते हैं, प्राइमर्स अटैच करते हैं। ये प्राइमर्स क्या होता है, प्राइमर्स आर शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, उनको अटैच करते हैं। एंड देन इलोंगेशन में हम टैक पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करते हैं। ये पॉलीमरेज जो है ये स्पेशल टाइप का पॉलीमरेज है जो थर्मस एक्वाटिकस नाम के एंजाइम से डिराइव किया गया है। थर्मस एक्वाटिकस एक स्पेशल टाइप का ऑर्गेनिज्म है जिसके जो कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हैबिटेट के में रहता है। क्योंकि उसका नेचुरल हैबिटेट ही इतने हाई टेम्परेचर का है तो उसका जो पॉलीमरेज है दैट इज ऑलरेडी हैबिचुएटेड ऑफ दैट हाई टेम्परेचर और उसको पीसीआर के हाई टेम्परेचर से फर्क नहीं पड़ता है। तो दैट वाज द ओनली नेचुरल पॉलीमरेज एंजाइम जो कि इतने हाई टेम्परेचर पे फंक्शनल था। तो टैग पॉलीमरेज का आज अब हम यूज़ करते हैं पॉलीमराइजेशन के लिए। हम एनटीपीज प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से पॉलीमरेज जो है एनटीपीज को जोड़ते हुए इलोंगेशन करते जाता है और एक साइकिल में एटलीस्ट बिलियंस ऑफ कॉपीज बनाई जा सकती है 1 जीन फ्रैगमेंट की। डिस्क्राइब द डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस। अगर हम लोग बैक्टीरिया में बात करें तो बैक्टीरिया में जो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है वो एक ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो कि सारी प्रोसेस करता है। इनिशिएशन के लिए आरएनए पॉलीमरेज जो है वो एक सिग्मा फैक्टर के साथ बाइंड करके, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएशन नहीं कर सकता और टर्मिनेशन नहीं कर सकता, वो केवल इलोंगेशन का प्रोसेस कर सकता है। तो एक सिग्मा फैक्टर जो है वो आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड करके इनिशिएट करता है और जैसे ही इनिशिएशन हो जाता है तो वो फॉल ऑफ हो जाता है। फिर आरएनए पॉलीमरेज खुद से इलोंगेशन करता है। जो भी एनटीपीज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है जो डुअल पर्पज सर्व करते हैं उनका यूज करके इलोंगेशन किया जाता है आरएनए का। एंड देन टर्मिनेशन होता है। टर्मिनेशन के लिए एक स्पेसिफिक रो फैक्टर
एक स्पेसिफिक रो फैक्टर का यूज किया जाता है, वो रो फैक्टर जो है आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होता है और उसको फॉलो ऑफ कराता है हमारे डीएनए टेम्पलेट से। Elaborate the roles of chitinase and lysozyme in biotechnology. काइटिनेज, जब भी ये एज आता है ना, एज एंजाइम आता है या जाइम आता है ना, तो वो उस स्पेसिफिक एंजाइम को या फिर उस पर्टिकुलर कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए होता है। जैसे कि काइटिनेज, काइटिनेज जो है ये काइटिन को डिसॉल्व करता है। डिसॉल्व्स काइटिन। काइटिन जो है एक पॉलीमर है बेसिकली, जो कि फंगाई के सेल वॉल में होता है, फंगाई के सेल वॉल में होता है। अगर हमको फंगाई से डीएनए आइसोलेट करना है तो हमको उसके सेल और सेल वॉल को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, जिसके लिए हम काइटिनेज एंजाइम का यूज करते हैं। लाइसोजाइम जो एंजाइम है, इट डिसॉल्व्स it dissolves cell wall of bacteria, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के जो सेल वॉल होते हैं वो स्पेशल टाइप के पॉलीसेकेराइड्स और पेप्टाइडोग्लाइकन से बने होते हैं, डिपेंड करता है कि आर की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया। तो लाइसोजाइम जो एंजाइम होते हैं वो सेल वॉल को, बैक्टीरिया के सेल वॉल को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं, ताकि हम उसके अंदर से प्लास्मिड या फिर क्रोमोसोमल डीएनए को आइसोलेट कर सकें। फाइंड द डिफरेंसेस बिटवीन पीसीआर एंड जीन क्लोनिंग। बहुत सिंपल है, पीसीआर जो है उसको हम जीन एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं, यानी कि इन विट्रो पीसीआर जीन को, जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको बहुत सारी कॉपी नंबर में बढ़ाना। लेकिन अगर हमको यही चीज सेल के अंदर करनी है, इन विवो करनी है, तो हम जीन क्लोनिंग का यूज करते हैं, जिसमें हम हेट्रोलोगस होस्ट को यूज करते हैं, जिसमें नॉर्मली सबसे जो फेमस एग्जाम्पल है वो ई कोलाई का आता है। ठीक है, तो सबसे मोस्टली जो है हम लोग ई कोलाई बैक्टीरिया का यूज करते हैं फॉर अ हेटेरोलोगस होस्ट जीन क्लोनिंग करने के लिए। और जीन एम्प्लीफिकेशन जो होता है वो पीसीआर मशीन की मदद से होता है, इन विट्रो होता है, जिसमें हम रॉ मटेरियल्स का बाहर से यूज करके इन्फ्यूज करते हैं, फिर उस मशीन में डालते हैं। जबकि जीन क्लोनिंग में जो ई कोलाई बैक्टीरिया है या फिर जिस भी होस्ट को हम यूज कर रहे हैं, उस होस्ट की सेलुलर मशीनरी को मैनिपुलेट करके देन हम आगे प्रोसीड करते हैं। राइट द नेम्स ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड बाय वैक्सीनेशन एंड कोलोस्ट्रम। वैक्सीनेशन में तो वी नो कि बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का इन्फेक्शन है या कौन से टाइप का वैक्सीनेशन दिया गया है। कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम में आईजीए एंटीबॉडीज होती हैं। कोलोस्ट्रम होता क्या है? कोलोस्ट्रम इज द फर्स्ट मिल्क दैट द मदर प्रोड्यूसेस आफ्टर पार्चुरेशन, आफ्टर गिविंग बर्थ टू द यंग वन। जो मदर का फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें कोलोस्ट्रम नाम का कंपाउंड होता है, जिस कारण जो ब्रेस्ट मिल्क है वो थोड़ा येलोइश अपीयर होता है और उसमें आईजीए एंटीबॉडीज होती है। क्योंकि जो यंग वन होता है वो अपनी इम्यूनिटी खुद प्रोवाइड नहीं कर सकता, इसके लिए मदर से प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज दी जाती हैं आईजीए के फॉर्म में। List 4 major objectives of producing transgenic or genetically modified crop. Very important topic. Resistance to biotic and abiotic stresses. Drought पड़ गया कभी या फिर flood आ गया तो उन biotic stresses से या फिर abiotic stresses यानी कि resistance to diseases या फिर जो पेस्ट है उनके लिए स्पेसिफिक पेस्ट के अगेंस्ट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डेवलप कराने के लिए हम ट्रांसजेनिक क्रॉप्स का यूज करते हैं। इंक्रीज न्यूट्रिशनल वैल्यू। बायोफोर्टिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हम नॉर्मल फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू को 2 गुना 3 गुना 4 गुना करते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्डन राइस, जिसमें विटामिन ए का जो कैपेसिटी है, विटामिन ए का जो क्वांटिटी वो बहुत ज़्यादा है। फैक्टर्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का प्रोटीन्स बनाने के लिए हम ट्रांसजेनिक क्रॉप्स का या ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज करते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एंड बायोपायरेसी। बायोपायरेसी हमको मालूम है, बायोपायरेसी इज कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायोकेमिकल और जेनेटिक मटेरियल्स विच अकर नेचुरली। फॉर एग्जांपल यहाँ इंडिया में टर्मरिक और नीम का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिसके जो बेनिफिशियल वैल्यूज़ है हमको बहुत सालों से, बहुत ही सेंचुरीज से पता है। लेकिन बाहर की कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं जिनके पास ये चीज़ें पहले से नहीं पता थी, जो अब उन चीज़ों को पता करके पेटेंट कर दे रहे हैं। उन चीज़ों को पेटेंट करने से क्या होगा कि यहाँ के जो लोग हैं वो बिना उनकी परमिशन के यूज़ नहीं कर सकते। ऑल्दो वो इन्फॉर्मेशन इंडिया में सालों से, सेंचुरीज से चली आ रही है, लेकिन अब हम यूज़ नहीं कर सकते बिना उनकी परमिशन के। तो ये बायो पायरेसी होती है। पायरेसी मतलब कॉपी करना, इलीगल यूज़ करना। बायो मतलब बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का इलीगल यूज़ करना। ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो होते हैं
जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप में सबसे बेसिक, सबसे मेन एग्जांपल बीटी कॉटन का ही लिखना है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं हम जो भी डीएनए होता है या फिर न्यूक्लिक एसिड होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट या फिर टू गेट अ सर्टेन डिजायर्ड रिजल्ट। ओके, डिस्क्राइब द जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन विथ इलस्ट्रेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंसुलिन जो है वो 1983 में एली लिली नाम की एक कंपनी ने पहली बार इन विट्रो बना करके दिखाया था। इन्होंने क्या किया था, ह्यूमंस का जो जीनोम था उस जीनोम से इंसुलिन को कोड करने वाले सीक्वेंसेस को एक्सट्रैक्ट किया और ई कोलाई जो नेचुरली नहीं बनाता था इंसुलिन, लेकिन अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से हमने उसके अंदर लाइगेट कर दिया है हमारे डीएनए सीक्वेंस को, तो अब वो एक हेटेरोलोगस होस्ट की तरह काम करेगा और ह्यूमन इंसुलिन के पॉलीपेप्टाइड चेन्स को अलग अलग बनाएगा, क्योंकि उसके पास वो मैकेनिज्म नहीं है कि वो जोड़ सके या फिर वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कर सके, तो वो ए चेन और बी चेन को अलग अलग सिंथेसाइज करता है और हम इन विट्रो ए और बी चेन को पॉलीसल्फाइड ब्रिजेस की मदद से या डाइसल्फाइड ब्रिजेस की मदद से हम उनको जोड़ करके मार्केट में जो पेशेंट्स हैं उनको दे सकते हैं। ठीक है, दिस इज द डायग्राम जिसमें हम जो ये सी पेप्टाइड दिख रहा है, ये पिंक वाला सी पेप्टाइड, ये प्रो हार्मोन में होता है लेकिन मैच्योर हार्मोन में नहीं होता, क्योंकि हम ये इन विट्रो बना रहे हैं तो हमको कोई नीड नहीं है ये चीज़ बनाने की, तो हम सी पेप्टाइड बनाते ही नहीं है। हम सिर्फ ए और बी पेप्टाइड के सीक्वेंसेस को ई कोलाई के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं और सिर्फ ए और बी पेप्टाइड बनवाते हैं उनसे और फिर उनको डाइसल्फाइड ब्रिजेस की मदद से जोड़ करके पेशेंट्स में इन्फ्यूज करते हैं। ओके, राइट इन डिटेल अबाउट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी नाम से समझ में आ रहा है रिकॉम्बिनेंट, हम इसमें हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी वेक्टर के साथ या फिर प्लास्मिड के साथ लाइगेट करके एक डिजायर्ड प्रोडक्ट को निकालने के लिए, प्रोडक्ट को अचीव करने के लिए हम ये प्रोसेस करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ये जो बैक्टीरिया है ये डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसके डिजीज कॉजिंग सीक्वेंस को हटा करके उसमें हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, क्योंकि इस बैक्टीरिया के बाकी जो सेल्यूलर मशीनरी है इसको बहुत अच्छे से पता है कि प्लांट के कौन से पार्ट में जाकर के कहाँ कट करना है, तो हम उस मशीनरी का यूज करते हैं, लेकिन पैथोजेनिक पार्ट को हटा करके हम हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को लाइगेट कर देते हैं वहां पे। ठीक है, तो इस मदद से हम एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया, एक पैथोजन का यूज करके अपना काम करा रहे हैं। तो दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें मैनिपुलेशन होता है जेनेटिक मटेरियल का ताकि एक डिजायर्ड प्रोडक्ट अचीव किया जा सके। इंसर्टेड टीडीएनए कैरिंग न्यू जीन, ये जो नया जीन है और फिर ये प्लांट में जाकर के इनकॉर्पोरेट करेगा और प्लांट जो हमको नए ट्रेट के साथ मिल जाएगा। ये ट्रेट कौन सा होगा, जिस ट्रेट का हमने जीन इनकॉर्पोरेट किया था, ये वो ट्रेट होगा। ओके, दीज आर द मेजर बायोटेक के मेजर ये क्वेश्चंस थे, इनको आप अच्छे से देखिए, एनसीईआरटी में एक बार रीड करिए और आई थिंक दिस विल कवर द मेजर पोर्शंस ऑफ बायोटेक यूनिट। ओके, थैंक यू।